सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एनईपी 2020 में को करिकुलर विषय के प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग विषय हैं जिसको क्वालिफाई करना सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी विषयों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो बीए हो। तो प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का विषय हमने देखा और उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट के बारे में मैंने पूर्व में अपने वीडियो में आपसे बात की थी, जिससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न उत्तर भी आपको बताए थे अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज हम यहाँ पर उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, अगर आपको उसको वीडियो को देखना हो तो वो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम फोर्थ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मेन टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। जो समाज में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जो कि सोशली सभी जगह सामान्य रूप से फैली हुई हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, इस तरीके की विभिन्न बीमारियों के बारे में आज हम इस यूनिट में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो इस फर्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीजेस प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन डायबिटीज। तो हम डायबिटीज को पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह कहते हैं और मधुमेह शुगर के रूप में भी लोग जानते हैं। आमतौर पर आपने भाषा में सुना होगा कि किसी व्यक्ति को शुगर हो गई, किसी व्यक्ति को डायबिटीज की शिकायत हो गई। तो ये डायबिटीज होती क्या है? ये एक बीमारी है जो आनुवंशिक भी हो सकती है और खराब जीवन शैली के कारण भी हो सकती है। मधुमेह के रोगी जो होते हैं उनको अपने खाने पीने की चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। समय से उठना, समय से सोना, समय से दवाइयों को लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मधुमेह के रोगी को बहुत सारे खान पान प्रतिबंधित भी रहते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि मधुमेह के मरीज को ब्लड शुगर लेवल को सामान्य बनाए रखने के लिए बहुत कठिन काम होता है उनको सामान्य बनाए रखना। अगर आपकी जीवन शैली व्यवस्थित है, खान पान सही है, तो आप उसको सही तरीके से रख सकते हैं। नहीं तो सामान्य रहना बहुत ही एक चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। तो ना ही वो शुगर लेवल सामान्य से ज्यादा हो, ना ही वो सामान्य से कम हो। इसलिए मधुमेह रोगी को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो डायबिटीज वास्तव में होती क्या है, ये हमने आपको यहाँ पर समझाया। डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज कॉमनली नाम से जानी जाती है, जो कि क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी होती है। दो प्रकार की डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। सामान्य भाषा में यही बोली जाती है। टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हमने मेलिटिस टाइप के कहा कि मधुमेह मेलिटिस टाइप्स की जो होती है उसके टाइप 1 डायबिटीज भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का रोग है जिसमें पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन ही वो एक हार्मोन है जो रक्त में ब्लड शुगर के लेवल को बनाए रखता है। यदि ब्लड शुगर का लेवल सामान्य से अधिक है और सामान्य से कम है, दोनों ही दशा में हम डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। तो इंसुलिन की कमी का परिणाम उच्च रक्त शर्करा का स्तर दर्शाता है, और यदि इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रही है तो भी हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक है। टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है? ये भी एक क्रॉनिक डिजीज होती है जिसमें ब्लड शुगर का लेवल जो होता है वो हाई रहता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं भी जन्म लेती हैं। मधुमेह के लक्षणों के में सबसे ज्यादा इसमें देखा जाए तो बार बार यूरिन का आना, दृष्टि संबंधी या नेत्र संबंधी रोग हो जाना, या देखिए आपकी आईसाइट वीक हो सकती है, बहुत ज्यादा फटीग का अनुभव होता है, भूख और प्यास दोनों बढ़ जाती हैं। जो भी अगर कहीं कट लग जाता है या कहीं कोई घाव हो जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, तुरंत वो नहीं भर पाता। ये सब साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे पता चल जाता है कि आपकी डायबिटीज कौन सी प्रकार की है। एक डायबिटीज और है जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज वो होती है जब किसी महिला को प्रेगनेंसी होने वाली होती है, उस वक्त ये डायबिटीज उभर कर सामने देखने को मिलती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में ये विकसित होती है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में महिलाओं को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए उचित देख रेख की जरूरत पड़ती है। खान पान भी बहुत सही होता है और डॉक्टर के निर्देशन में ही, डॉक्टर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही उसका उपचार किया जाता है और उसके पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके कॉजेज होते हैं हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, कई सारे ऐसे हार्मोन्स बन रहे होते हैं और बिगड़ रहे होते हैं जिससे कि ये परेशानी आ जाती है और रिस्क फैक्टर जो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर फैमिली में किसी की हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तब उस समय भी ये हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है। तो इसका कंट्रोल क्या है, इसका ट्रीटमेंट देखते हैं।
इसका जब आपको गर्भावस्था के दौरान इस तरीके की शकरा हो जाता है या डायबिटीज हो जाती है, तो उस समय डाइट कंट्रोल, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ब्लड शुगर का लेवल जो है किस समय ज्यादा है किस समय कम है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कभी कभी इंसुलिन देने की बाहर से जरूरत भी पड़ जाती है। तो कॉजेज ऑफ डायबिटीज, इतने सारी डायबिटीज के बारे में हमने जाना, यानी कि 3 डायबिटीज के बारे में जाना, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में हम लोग ने जाना। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज? सबसे पहला मैंने बताया अनुवांशिकता। किसी को यदि पैतृक है, यहाँ घर में किसी के परिवार में पूरी हिस्ट्री है कि उसके माँ बाप को, उसके दादा दादी को अगर है डायबिटीज, तो ये रिस्क रहता है कि उसको भी डायबिटीज हो सकती है। दूसरा लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत मायने रखता है कि हम किस तरीके की जीवन शैली को अपना रहे हैं। यदि हम अपने डाइट में, अपने आहार में बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं और अनहेल्दी फैट्स को हम अपने ज़्यादा इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को हम अगर इंटेक कर रहे होते हैं, जैसे जंक फूड वगैरह को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो भी हमें डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम जब नहीं करते, सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और तो भी हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। शारीरिक श्रम करते रहना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम के अभाव में भी हमें शुगर होने की चांसेस या खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है थर्ड, जो मेजर इसका कॉज होता है डायबिटीज होने का, ओबेसिटी। एक्सेस बॉडी वेट हमेशा ही नुकसानदेह होता है, वो हार्ट डिजीज को लेकर आता है, साथ ही साथ हाइपरटेंशन को लेकर आता है, शुगर को लेकर आता है, ब्लड प्रेशर की मात्रा, ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो हाई कर देता है, जिससे कि रिस्क चांसेस टाइप 2 टाइप के डायबिटीज होने के रिस्क ज्यादा बना रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, यदि शरीर की कोशिकाओं, शरीर में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो रहा होता है तो भी ये खतरा बना रहता है। एज, उम्र एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज होने का। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर देखने को मिलती है, जैसे जैसे 45 की उम्र के पार होने लगते हैं, वैसे वैसे खान पान में बदलाव से नहीं अगर आता है तो, और हमारी लाइफ स्टाइल भी प्रभावित नहीं होती है, लाइफ स्टाइल भी हम पहले जैसे ही रखते हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो भी टाइप 2 डायबिटीज का होने का खतरा बना रहता है। इसलिए एज के अकॉर्डिंग ही हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डायबिटीज होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं शरीर के अंदर और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रभावित होता है, इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज का कारण बन जाता है। नेक्स्ट वही कॉमन बात कि हार्मोनल चेंजेस, कंडीशन सच एज पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, पीसीओएस प्रॉब्लम जैसे हम लोग जिसे कहते हैं, वो हमारे शरीर में शर्करा के रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है और कारण बनती है ब्लड शुगर होने का। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये कॉजेज देखे कि जो कि डायबिटीज होने का कारण बनते हैं। चलिए देखते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है। यदि किसी को डायबिटीज है तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहली बात कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जिस किसी व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है उसकी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड्स होने चाहिए और वो फूड सभी फूड ग्रुप से लिए जाने चाहिए उसकी भोजन की थाली में। मैंने 5 भोज्य समूह पहले बताए थे, उन पूरे भोज्य समूह को आपको अपनी थाली में रखना है, लेकिन ध्यान रखते हुए कौन से आपको डाइट खाना है, कौन सा नहीं खाना है। शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद करना होगा और उसको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हुए ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट को चूज करना होगा जो कि शुगर के लेवल को कंट्रोल रख सके। पोर्शन कंट्रोल, प्रैक्टिस पोर्शन कंट्रोल टू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड मैनेज कैलोरी इंटेक। जैसे कि आपके खाने के जो पैटर्न है उसको भी बहुत आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आप ब्रेक कर करके कितना खा रहे हैं, किस मात्रा में खा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी फैट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया फैट के बारे में जब बात कर रहे थे तो हमने बताया था एक फैट अच्छा होता है, गुड फैट होता है, एक होता है बैड फैट। तो गुड फैट को अपने हेल्थ डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, सच एज एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, लिमिटेड सैचुरेटेड ट्रांस फैट को हमें करना चाहिए कि हमें तले भुले चीजों को कम खाना चाहिए और सैचुरेटेड फैट जो है उसको कम कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन इंटेक जो होता है हमारा, उसको भी हमें कंट्रोल लेवल में करना चाहिए। ये सपोर्ट कर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही प्रोटीन और वसा के पाचन में चयापचय में या मेटाबॉलिक कंट्रोल में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें कंट्रोल करना है, प्रोटीन भी हमें कंट्रोल करना है। इंक्लूड लीन प्रोटीन सोर्सेज लाइक पोल्ट्री, फिश, टोफू एंड
लेग्यूम्स टू सपोर्ट मसल हेल्थ, क्योंकि हमें मसल्स हेल्थ को भी देखना है। तो ऐसे डाइट में प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए जो कि हमारे मसल हेल्थ को भी बना रखे, बोनी स्ट्रक्चर को भी मदद करे, हमें ताकत भी प्रदान करे, लेकिन वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने ना दे, उसे संतुलित रखे। लिमिटेड एडेड शुगर हमें अपने कंट्रोल रखना चाहिए शुगर के लेवल पे, कि मिनिमाइज करना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी फल ले रहे हैं, उसमें बाहर से जो शुगर मिलाई जा रही है उसको ना लें। जो उसकी नेचुरल शुगर है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने यदि केला खाया तो आप केला कितनी मात्रा में खा सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फल और जूस अगर ले रहे हैं तो उसमें बाहर से शुगर ऐड नहीं करनी चाहिए, उसमें कम से कम मात्रा में हमें शुगर इनटेक करना चाहिए। लिक्विड में हमें शुगर नहीं लेना है। रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए जिससे कि ये पता चलता रहे कि हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ तो नहीं रहा है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिविजुअल के सेंटर्ड होना चाहिए, इंडिविजुअल को ध्यान रखते हुए डाइट का जो प्रोग्राम है वो रखना चाहिए। फाइबर रिच फूड्स जरूर होने चाहिए जिससे कि हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेगुलेट रहे, वो मॉनिटर करते रहे, उस हेल्दी चीजों को हम प्रमोट करें। ठीक है, फाइबर रिच प्रोडक्ट को अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी नहीं होती है। फिर उसको भी कंट्रोल करना, क्योंकि जब शुगर आती है तो अपने साथ कई सारी और अन्य सपोर्टिव बीमारियों को भी लेकर आ जाती है। इसलिए खाने का बहुत ध्यान रखना है। हाइड्रेट करते रहें, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। स्टे वेल हाइड्रेटेड विद वाटर एंड लिमिटेड शुगरी बेवरेजेस। बाहर से मैंने पहले ही बताया कि बाहर से जो भी हम जूस के रूप में या सूप के रूप में कुछ भी ऐसा खाद्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें बाहर से मिलाई हुई चीनी को नहीं लेना चाहिए, और पानी के रूप में ज्यादा से ज्यादा इंटेक रहना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और नेक्स्ट हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसको कहूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। हमारे लाइफ स्टाइल को आफ्टर 40 हमें बहुत चेंज कर देना चाहिए। जो हमारी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी लाइफ में। जॉइंट्स की मोबिलिटी भी बनी रहती है और हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो जन्म नहीं लेती हैं। और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्ट्रेस का जो लेवल है उसको कम करना पड़ेगा। इसलिए ये पूरी की पूरी चीज जो हमें हेल्प करेगी वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। इसी के साथ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हाइपरटेंशन की तरफ। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। देखिए, दो तरीके के टेंशन होते हैं। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो तरीके का होता है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। ये एक बड़ी ही ओल्ड मेडिकल कंडीशन है और जिसे धमनियों में, हमारी आर्टरीज में रक्त का जो दबाव है वो बढ़ जाता है और दबाव इस वृद्धि के कारण इतना ज्यादा होता है कि हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो 140 से 90 के बीच का हो जाता है। इसमें कोई सीरियस बात तो नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग होने की जरूरत है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने की भी जरूरत है और समय समय पर इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर लेवल को चेक करते रहें। देखिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो धमनियों में ब्लड प्रेशर के प्रभाव जब तेज हो जाता है तो उसे दिल को जो है अपने सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है, हृदय को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है, इसलिए ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब क्या कॉजेज होते हैं हाइपरटेंशन के, क्या कारण है? सबसे पहला कारण प्राइमरी हाइपरटेंशन को अगर देखें तो एग्जैक्ट कॉज उसकी होती है कि जो कि किसी को पता भी नहीं होती कि हमें कब हो गया। कभी कभी जेनेटिक होते हैं, कभी कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं कि हमारे वातावरणीय कारण जो होते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं। हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है उसको हमने ध्यान नहीं दिया। रिस्क फैक्टर क्या है? एज है, फैमिली हिस्ट्री है, हमारी जो ओबेसिटी है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हाई सॉल्ट इनटेक, जो ज्यादा अपने खाने में नमक की मात्रा अगर हम ज्यादा लेते हैं तो भी प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? रिजल्ट ऑफ एन अनडिफाइंड कंडीशन सच एज किडनी डिजीजेस, हार्मोनल डिसऑर्डर और द यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। लंबे समय पे यदि हम कोई दवाइयां खा रहे हैं और हमारा जो हार्मोनल जो ऑर्डर है वो बिगड़ चुका है, जिससे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन को जन्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसका रिस्क फैक्टर है कि हेल्थ कंडीशन हमारी बहुत ही खराब हो जाती है और बाद में इंक्रीज ब्लड प्रेशर के हम जब शिकार हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें इस तरीके की बीमारी हो चुकी हो, तब हमें दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का, कि हमने कहा पुअर डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी,
एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग। देखिए लास्ट की जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही जरूरी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है तो आपको स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन को रोकना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि आप हाइपरटेंशन के शिकार ना हो। देखिए फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले कहते हैं, लोग कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया रखने के लिए हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को जरूर चेंज करना पड़ेगा। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का। जब हमारी बॉडी का वेट हमारे हाइट और एज के हिसाब से नहीं होता है, तब हम ओबेसिटी के में जाने जाते हैं। ये मत समझिएगा कि जैसे मान लीजिए 5 फीट 5 इंच का कोई व्यक्ति है और उसका जो फीमेल, जैसे मैं एक फीमेल की बात करूं तो उसका वेट जो है 55 से 60 के बीच में होना चाहिए। अब आपका वेट पहुंच रहा है 65-70 के आसपास, तो आप ओबेसिटी के शिकार हो रहे होते हैं। प्राइमरी ओबेसिटी होने लगती है, जिसको लेवल आपको कहा जाता है कि अब आप अलर्ट हो जाइए। तो अलर्ट लेवल ना आए इसलिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल भी बहुत है। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जो काम करने के तरीके हैं हमारे, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम घर में खड़े होकर खाना बनाते हैं, हम बाहर जाते हैं ऑफिस में, वहां पर कई सारे वर्क कंडीशन, वर्क प्रेशर रहता है, तो वहां पर भी हमारा स्ट्रेस लेवल रहता है। तो इससे भी हमारा जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। एज एक और बड़ा फैक्टर है। रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन इंक्रीजेस विद एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम ज्यादा सोचने लगते हैं, लोगों की बातों का बुरा भी मानने लगते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं लाते, लोगों को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है हाइपरटेंशन का। जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यदि हमारी फैमिली हिस्ट्री में है किसी को हाइपरटेंशन, तो हमें भी वो बीमारी मिल सकती है, इसलिए हम पहले ही अलर्ट हो जाएं। क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, देखिए किडनी की जो बीमारी है वो अपने साथ कई चीजों को जन्म दे देती है। वो ब्लड शुगर लेवल को भी लेकर आएगी, ब्लड प्रेशर को भी लेकर आएगी, कई हार्ट डिजीज को भी लेकर आ सकती है, जिससे कि हमारे उच्च रक्तचाप की स्थिति पैदा हो जाती है। इस प्रकार से ये कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन हाइपरटेंशन। डैश एक चीज है, डैश का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइटरी अप्रोचेस, जो हमारे खान पान है वो हमारा कैसा होना चाहिए, उसका अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए, जिससे कि हम हाइपरटेंशन को रोक सके। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने खाने में किस पे जोर दें? फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को हम खाने में बढ़ावा दें, जो कि रिच हो कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, फाइबर युक्त हो, पोटेशियम से युक्त हो, जिससे कि हमारा जो हाइपरटेंशन है वो कम होगा। नमक ज्यादा ना ले खाने में। इस प्रकार से क्या होगा कि हाइपरटेंशन को रोका जा सकता है। जैसे कि आगे देख रहे हैं, सोडियम रिस्ट्रिक्शन, लिमिट सोडियम इनटेक टू रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन एंड हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर। जैसे जैसे आपके खाने में ये सोडियम का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो वो आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, मतलब लो नहीं करेगा, मेंटेन लेवल पे ले आएगा। और कोशिश ये करें कि 2300 मिलीग्राम से कम ही लें आप अगर अपने खाने में सोडियम, तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। पोटेशियम रिच फूड लेना चाहिए। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोर्सेज भी हमारे खाने में ज्यादा होने चाहिए। कैल्शियम, जैसे मैंने पहले ही बताया, दूध का सेवन जो है वो थोड़ा बहुत करना चाहिए। और नट्स हुए, सीड्स हुए, होल ग्रेन्स हुए, इसमें कैल्शियम होता है, इसको भी इंटेक करना चाहिए। लीन प्रोटीन्स, मैंने पहले बताया कि प्रोटीन जरूरी होता है, लेकिन एक लेवल पे जब आपको इस तरीके की बीमारियां होने लगती हैं तो आपको प्रोटीन की डाइट में कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जाके और भी यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी और फिर हृदय रोग भी हो जाएंगे। इसलिए लीन प्रोटीन्स को पे जोर देना चाहिए। हेल्दी फैट को लेना चाहिए, जिससे कि जैसे ओट्स को शामिल कर लें, और आप अपने दलिया को ले सकते हैं खाने में। और ऐसा नहीं है कि खाने के आइटम्स को आप, आजकल ओट्स से भी नई नई वेराइटीज लोग बना लेते हैं, तो आप अपने खाने में ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे कि खाना और टेस्टी भी लगे और आपको हेल्दी भी मिले। नेक्स्ट है मॉडरेट अल्कोहल इंटेक। मैंने पहले भी बताया, अल्कोहल और स्मोकिंग को आपको कम करना पड़ेगा। वेट आपका मैनेज रहे, इस पे फिर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं वेट ज्यादा तो नहीं हो रहा। प्रोसेस्ड फूड को, रिच कैफीन फूड को कम करना पड़ेगा, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। हाइड्रेशन, अगेन स्टे वेल हाइड्रेटेड विद वाटर, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सभी चीजें आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगी, क्योंकि हमारी डाइटरी कंट्रोल जो है वो बेहतर बनाए रखने के लिए, लाइफ स्टाइल को हमारे चेंज करने के लिए हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी, स्थूलता, मोटापा। मोटापा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसको कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे बॉडी का वेट हमारे शरीर के उम्र और
जो लंबाई है उससे ज्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग ना, उसके अनुसार ना हो, तो हम बॉडी वेट को स्थूलता में मानते हैं या ओबेसिटी में मानते हैं। ओबेसिटी इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय accumulation ऑफ एक्सेस बॉडी फैट टू द एक्सटेंट दैट इट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। जब ये हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने लगे, हमारे स्वास्थ्य को खराब करने लगे, तब हम ओबेसिटी को शिकार हो जाते हैं। और अगर हम इसको देखने के लिए सबसे ज्यादा है कि ये कैसे माना जा सकता है, इट इज कॉमनली असेस्ड बाय यूजिंग द बॉडी मास इंडेक्स। हम अपने बॉडी मास इंडेक्स को अगर देखें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा शरीर ओबेस है कि नहीं, मोटापे से ग्रस्त है कि नहीं है। तो कॉजेज ऑफ ओबेसिटीज क्या है? अनहेल्दी डाइट। अगेन, जब हम अपने बॉडी में जिस समय खाना खा रहे हैं उसकी ईटिंग हैबिट्स हमारी खराब है, हाई कैलोरी इंटेक हमारा है, कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारी कैलोरी जा रही है और हमारी कैलोरी का आउटपुट नहीं है, हम अपने शरीर के वजन के हिसाब से उसका आउटपुट नहीं कर रहे हैं, तो भी ये हमारे ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड की हम यूज कर रहे हैं खाने में। प्रोसेस फूड जैसे कि जो डिब्बेबंद कोई चीज आते हैं जिसको हम निकाला और खाना शुरू कर दिया, और जो शुगर होती है, जो फैटी स्नैक्स होते हैं जो हम बाहर से खरीद के ले और तुरंत खाना शुरू कर दिया, जैसे चिप्स, चॉकलेट, इन सब का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, तो भी ये मोटापे से को न्योता देते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगेन सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो होती है वो ओबेसिटी को जन्म देती है। लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू एनर्जी इम्बैलेंस, जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है हम उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, इनटेक तो करें पर हम आउटपुट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी ओबेसिटी की समस्या हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर, आनुवंशिकता भी एक प्रमुख लक्षण है स्थूलता होने का। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, वातावरणीय कारण है, जैसे कि मान लीजिए किसी जगह हम ऐसी जगह पे काम करने की जगह पर हैं जहां पर हम एक्सरसाइज करने नहीं जा सकते, बैठे बैठे ही काम करना है बहुत सारा, तो ये भी जन्म देता है ओबेसिटी को। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, जैसे हमने बहुत ज्यादा टाइम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को दिया, बड़ी ही लाइफ स्टाइल हमारी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है, वो भी हमारे ओबेसिटी को जन्म देती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको स्ट्रेस हो जाता है और चिंता और तनाव के समय पे वो ओवर ईटिंग करने लगता है। किसी किसी व्यक्ति की ये पहचान होती है कि जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो ओवर ईटिंग करने लगता है, इसकी वजह से उसकी ओबेसिटी आ जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से भी स्थूलता का जन्म होता है। मेडिकल कंडीशन भी है, सर्टेन मेडिकल कंडीशन, जैसे कि बहुत सारी लेडीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनका वेट गेन हो जाता है और वो फिर जब बच्चे को जन्म देती है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उस समय भी उनका वेट गेन हो जाता है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि आप एक अच्छे डॉक्टर और ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल के साथ रहेंगे या उसका एडवाइस लेते रहेंगे तो आपको ओबेसिटी उस समय आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत पहले से ही है, तो वो धीरे धीरे जो लंबे समय से दवाइयां खा रहा है उसका भी साइड इफेक्ट रहता है, तो उसकी ओबेसिटी हो सकती है। स्लीप डिप्रिवेशन, अनिद्रा भी एक बहुत बड़ा कारण है स्थूलता का, मोटापे का। अगर हमें प्रॉपर स्लीप नहीं आ रहे हैं, पर्याप्त नींद नहीं है हमारी, और काम करने के घंटे भी हमारे बहुत ज्यादा हैं, ये भी हमारे मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। एज फैक्टर, क्या होता है, हम घर में जब हमारे घर में बहुत सारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, नौकर चाकर आप घर में रख लीजिए, या बड़े बुजुर्ग हैं वो जब घर में बहुएं आ जाएं या कुछ ऐसा हो जाए तो आप काम करना उस तरीके से नहीं करते, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने से भी हमारा एज जो फैक्टर है वो भी बड़ा कारण बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी हमारा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, हम गेन करने लगते हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कारण है, मैंने पहले भी इसको बताया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉजेज ऑफ ओबेसिटी आपने देखे कि कितने तरीके से हमें ओबेसिटी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ओबेसिटी के लिए, कि हमें ऐसा कौन सा पोषण लेना चाहिए जिससे कि हम ओबेसिटी को कम कर सकें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें कैलोरी बैलेंस जरूर करना चाहिए, कि जितना हम खाना अपनी डाइट में ले रहे हैं, हमारे जो खाने का जो नियंत्रण है वो हमारे हाथ में है। हम जितना यहाँ से अंदर पेट में डाल रहे हैं मुंह के माध्यम से, तो वो अच्छा खाना जाना चाहिए कि हमारी कैलोरी जो है वो उसका बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। एक अच्छी बैलेंस डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होने चाहिए जो कि मोटापे को नहीं बढ़ाते हैं। इस तरीके के डाइट को हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल, प्रैक्टिस टू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड मैनेज कैलोरी इंटेक।
देखिए हमारा खाना ऐसा हो कि हम दिन में जो जैसे जैसे एज बढ़ रही है हमारी, उस तरीके से हमारे खाने के जो टाइमिंग है वो हमें नियंत्रण करने पड़ेंगे। अब हम क्योंकि उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं किसी और एक्टिविटी को, तो हमारे खाने का इंटेक भी जो है, प्रॉपर कैलोरी भी जो जा रही है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हो। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। देखिए स्टे वेल हाइड्रेटेड विद लिमिटेड इनटेक ऑफ शुगरी ड्रिंक्स। हमें बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक नहीं करना, जो कि मैंने पहले भी बताया है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को जरूर से शामिल कीजिए। आधा घंटे से 1 घंटे आप जरूर टहलिए, व्यायाम कीजिए। अच्छे हरी घास में जाके टहलना, जिससे कि हमारी आईसाइट भी इंप्रूव होगी। और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जब हम पार्क वगैरह में जाते हैं, तो आप देखते हैं कई सारे ग्रुप होते हैं जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लब्स को ज्वाइन करिए, जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ भी आपकी मेंटेन रहेगी। बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत जरूरी हैं। देखिए अडॉप्ट माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस, बिकॉज जो हमारी हंगर है, हमारे भूख और जो हमारी जो कई सारी ऐसी रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना है, जिससे कि हमारे बिहेवियरल में चेंज आता है। हमें ऐसे प्रैक्टिसेस को अपनाना है जिससे कि हमारा व्यवहार परिवर्तित ना हो। न्यूट्रिशनल डेंस फूड, प्रायोरिटाइज न्यूट्रिशनल डेंस फूड दैट प्रोवाइड इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। हमें अपनी डाइट में विटामिन और मिनरल्स का बड़ा अच्छा पोर्शन लेना है, जिससे कि हमें हमारी जो पेट है, हमारा स्टमक है, उसको आराम भी मिले और हमारी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित रहे, और हम मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में अच्छे से अपने आप को महसूस कर सके, स्वस्थ महसूस कर सके। मील टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारी मील टाइमिंग बहुत मायने रखती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये इंडिविजुअल सेंटर्ड होना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है और आप स्वस्थ हैं, तो आपको अपने जीवन शैली में इसको जरूर सम्मिलित कर लेना चाहिए। अगर आप एक रोगी हैं या किसी भी प्रकार की डिजीज से सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से पूछकर मील की टाइमिंग को निर्धारित कर लेना चाहिए, किस समय हमें कौन सा खाना खाना है और कितनी कैलोरी इंटेक करनी है। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होना चाहिए। जब भी आप कभी या आपके घर में किसी को इस तरीके की बीमारियां हो, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को किस मात्रा में, कब और क्या खाने को दें। अगर उसको किसी भी हेल्थ या केयर प्रोफेशनल की जरूरत है, तो उसको इंक्लूड करना चाहिए, अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। समय समय पर उनसे अप्रोच करते रहना चाहिए। स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग उनको उनके जो प्लान्स हैं वो बनाए जाने चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस इंक्लूडिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट। अपने वेट मैनेज करने के लिए, देखिए बहुत सारे महिलाएं मुझसे भी पूछती हैं कि 45 ईयर्स के बाद भाई तुम्हारे मोटापा कैसे नहीं हो रहा है या क्या है, ऐसा ऐसा हम मैनेज कैसे कर लें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में बहुत कंट्रोल करें, स्ट्रेस फ्री रहें, अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं वो रखें, एक्टिविटी करते रहें, इंगेज रहें। स्ट्रेस नहीं लीजिए पर वर्क में जरूर एंगेज रहिए, और खान पान पे बहुत कंट्रोल रखिए। पानी का जो मात्रा है उसको कंट्रोल रखिए, उसकी अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहे। इस पूरी लाइफस्टाइल को यदि आप चेंज कर लेंगे, तो आप जरूर से जरूर एक अच्छे और बहुत अच्छे माहौल में बहुत स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हुए जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी ओबेसिटी के माध्यम से ये जाना कि हमें क्या कॉजेज होते हैं और इसको दूर रखने के लिए भी हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज एक आम पाचन समस्या है जिसमें मल त्यागने में कठिनाई होती है, और ये कभी कभी अपूर्ण या बहुत ज्यादा कठिनाई के समय अनुभूति जब होती है मल त्यागने में, तो ये स्थिति पैदा होती है कॉन्स्टिपेशन की। ये व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकती है, मैन टू मैन डिफरेंट हो सकता है। क्या होता है, आराम की स्थिति नहीं रहती है पूरे दिन। कब्ज की प्रॉब्लम होने से कई सारे और प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। तो कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या होते हैं? लो फाइबर इंटेक, जैसे कि हम अपने खाने में रेशेदार युक्त फूड को नहीं इंटेक करते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इग्नोरिंग द अर्ज कि हमें कब किस समय पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ लेना चाहिए। सर्टेन मेडिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है। चेंजेस इन रूटीन, हमारे जो रूटीन लाइफ स्टाइल है वो जब चेंज होने लगता है, हमारे डेली खाने की हैबिट जो होती है, पानी पीने की जो हैबिट है वो चेंज हो रही होती है, उस समय भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है।
मेडिकल कंडीशन होती है, मैंने पहले ही बताया, कुछ एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम बॉवल सिंड्रोम्स हो जाते हैं, और हाइपोथायराइड जैसी समस्या जैसे रहती है किसी को, जब वो डिसऑर्डर होता है तब भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जन्म ले लेती है। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। एजिंग प्रोसेस के साथ तो आती ही आती है, ये जान लीजिए जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, और उनको जरूर से जरूर अपने डेली लाइफ स्टाइल में रेशेदार व्यक्ति भोजन को जरूर सम्मिलित करना चाहिए और पानी का इंटेक बहुत अच्छा लेना चाहिए। इग्नोरिंग डाइटरी नीड्स, हमें यह नहीं पता चलता कि हम किस तरीके का आहार लें, जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमारी कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर लेगी? तो फाइबर रिच डाइट खाइए, बहुत सारा पानी पीजिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जूसेस को आप अपने खाने में शामिल कीजिए। प्रोबायोटिक्स का बहुत, दही और दही से बने पदार्थों का बहुत यूज कीजिए, और जो कि लाइफस्टाइल को बड़ा अच्छा बना देंगे। हेल्दी फैट लीजिए अपने खाने में। फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अवॉइड करिए कि जो हमारे ट्रांस फैट वाले फूड हैं उनको कम कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को, और कोशिश करिए शुगर का जो चीजें हैं वो कम से कम खाएं, पानी की चीजें ज्यादा खाएं, और इस्टेब्लिश करिए ऐसे मील को जो कि मील टाइम को कि जो कि हमें यह लिमिट कर दे कि हमारे खाने का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन उससे भी जन्म लेता है, अनियमित जो हमारा खाना पीना है उससे भी कॉन्स्टिपेशन जन्म लेता है, इसलिए लिमिट कर दीजिए अपने टाइम को। लिसन करिए, लिसन टू द बॉडी, अपनी बॉडी की आवाज को सुनिए कि हमें किस तरीके के, आवाज बॉडी नहीं करती लेकिन आपको अपने सिम्टम से बता देगी, आपके सिम्टम से बता देगी कि हाँ हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है या किसी और समस्या से हम ग्रसित हो रहे हैं। कंसल्टिंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहुत जरूरी है, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के कंसल्ट करते रहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हम समय रहते दूर कर सकते हैं, नहीं तो ये जीवन भर बहुत बड़ी समस्या बनकर रहती है। नेक्स्ट है डायरिया, कॉजेज ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। डायरिया के बारे में भी चलिए जानते हैं। डायरिया क्या होता है? डायरिया एक आम पाचन समस्या है जिसमें बार बार पतला या पानी जैसा स्टूल जब पास होता है या मल निकलता है तो हम इसे डायरिया की स्थिति मानते हैं। आमतौर पर बच्चों को देखा जाता है या बड़ों को भी कभी कभी गलत खान पान की वजह से हो जाता है। ये अक्सर एक इंटरनल एक ऐसी स्टेट है जो ये दर्शाती है कि हमारा जो पानी का जो लेवल है वो अगर हमने सही से नहीं किया होता, पानी इनटेक जो होता है हमारा वो सही तरीके का नहीं होता है, तो ये स्थिति आ जाती है। ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी आ जाता है डायरिया। तो इसलिए डायरिया के कॉजेस क्या हैं इसको जान लेते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, ये दोनों ही कारण बनते हैं डायरिया का। इसलिए बहुत ही अच्छे से जिस पानी को हम पी रहे हैं वो भी ध्यान से देखकर पीना चाहिए कि हम सही तरीके का पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफोसा, जिससे कि साल्मोनेला ई कोली एंड कैम्पी लैक्टोबैक्टर दैट कैन कॉज इन्फेक्शियस डायरिया। वायरल इन्फेक्शन जो होता है वायरस इन्फेक्शन होता है जिससे कि जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइन होता है उसको प्रभावित करता है और डायरिया को जन्म दे देता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, बाहर से किसी तरीके का जो हम गलत तरीके का खाना खा जाते हैं जिससे कि हमारे अंदर डायरिया की परेशानी हो जाती है। फूड बॉर्न इलनेस, जैसे कि कभी कभी गलत खाना खा लेने से, गलत पानी पी लेने से, गलत तरीके का कंटेमिनेटेड वाटर आपने पी लिया, कंटेमिनेटेड फूड खा लिया, तो भी इस तरीके की समस्या जन्म लेती है। फूड बॉर्न के बाद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, जो हमारे बहुत समय लंबे समय से या क्रॉनिक डिजीज जो हो जाती है जिनकी वजह से डायरिया हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टूल पास हो रहा होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, कंडीशंस लाइक सीलिक डिजीज और लैक्टोज इंटॉलरेंस कैन लीड टू डायरिया। तो कभी कभी इस तरीके की डिजीजेस भी जो होती हैं, इस तरह के सिंड्रोम्स जो होते हैं वो भी डायरिया को जन्म देते हैं। मेडिकेशन जब हमारा प्रॉपर नहीं होता, एंटीबायोटिक सब ज्यादा ले रहे होते हैं और कीमोथेरेपी या ड्रग्स कुछ इस तरीके के चल रहे होते हैं जिसके साइड इफेक्ट के कारण भी डायरिया हो जाता है। फंक्शनल डायरिया, स्ट्रेस एंड एंजाइटी और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, ये सभी कारण बनते हैं डायरिया के। डायरिया के कारण तो बहुत सारे हैं, पर डायरिया को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट रहती है वो जानते हैं। सबसे पहले ORS, जिस किसी भी व्यक्ति को डायरिया हुआ है उसको ORS का इंटेक करने के लिए बोला जाए जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके शरीर में पहुंच सके, उसको ताकत मिल सके। ओनली ORS कैन हेल्प रिप्लेस द लॉस्ट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारी बॉडी से स्टूल के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल चुके हैं उनको रीगेन करने के लिए ORS ही एक सबसे बड़ा साधन है। दूसरी बात, क्लियर फ्लूइड्स, ड्रिंक क्लियर फ्लूइड्स लाइक वाटर
ब्रॉथ एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिच ड्रिंक्स, जो बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं उनको इंटेक करना चाहिए। अवॉइड सर्टेन फूड्स, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आप कम कर दीजिए, जैसे जिस समय आपको डायरिया तो उस समय फाइबर युक्त भोजन ना करें। डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। प्रोबायोटिक्स को जरूर लीजिए, जिससे कि इसके बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और जो डायरिया को भी कंट्रोल करेगा। अवॉइड कैफीन एंड एल्कोहल, हो सके तो कैफीन का इंटेक ना करें। हो सके क्या, क्योंकि नहीं ही करेंगे तभी आपका ये डायरिया कंट्रोल होगा। जेंटल कुकिंग मेथड्स, जिस जगह खाना पकाया जा रहा है वो सभी जगह साफ होनी चाहिए और वहां पर किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की संभावना ना हो, वायरस के इन्फेक्शन की संभावना ना हो। अवॉइड स्पाइसी एंड ग्रीसी फूड, मिर्च मसालों का सेवन कम कर दीजिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट फूड, जल्दी जल्दी खाने के लिए जो मील्स का जो जल्दी जल्दी खाने की आदत है वो कम कर दीजिए। ग्रेजुअल री इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलर डाइट, धीरे धीरे इंप्रूव करिए अपने इंटेक को, खाने के जो वेल बैलेंस डाइट जो हम इंटेक जो सॉलिड फूड लेना है वो धीरे धीरे इंटेक करिए। मेडिकल इवेल्युएशन बहुत जरूरी है डायरिया में, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रोसाइट बाहर शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है और व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि वो अपनी जगह से उठ नहीं सकता है। तो इसलिए मेडिकल इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, डॉक्टरी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस प्रकार से डायरिया का ट्रीटमेंट और डायग्नोस किया जा सकता है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोस कर दिया जाए, उसका सही न्यूट्रिशनल इंटेक हो जाए तो उससे डायरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड के भी हम बारे में जानते हैं। टाइफाइड एक तरीके का फीवर आता है जो कि खराब एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, इसके द्वारा यह टाइफाइड फीवर आ जाता है। इसके कारण होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, पुअर सैनिटेशन, क्लोज कांटेक्ट, कैरियर स्टेट। देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो सभी को मैंने बताया, साल्मोनेलिया टाइफी इसका एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये हो जाता है हमारे टाइफाइड। और टाइफाइड के समय पे आपको देखिए सीवियर फीवर भी आ जाता है। कंटैमिनेटेड फूड और वाटर इसका मुख्य कारण बनता है। बाहर से जो हम भोज्य पदार्थ खा रहे हैं वो खराब होते हैं, उनको हम इंटेक कर लेते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, इसमें मक्खी और बाहर के जो कीट पतंगे होते हैं वो बैठ रहे होते हैं, तो हम उस खाने को अगर इंटेक करते हैं तो भी ये टाइफाइड हो जाती है बीमारी। पुअर सैनिटेशन, इनएडिक्वेट सैनिटेशन प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ द बैक्टीरिया। जिस तरह सैनिटेशन की जो हमने बताया, जो हमारे मल त्याग की जगह है वो भी अगर सही नहीं है तो उससे भी इस तरीके की बीमारी हो जाती है। क्लोज कांटेक्ट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर इन्फेक्टेड पर्सन के आ जाते हैं तो ये और उसके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। और कैरियर स्टेट, जैसे किसी व्यक्ति को हो रखा है और उसके साथ आप रह रहे हैं तो अगर अपने केयर नहीं करें तो भी ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। न्यूट्रिशनल हेल्थ रिक्वायरमेंट को अगर देखें तो ओवरऑल हाइड्रेशन की बहुत जरूरत है इसमें। मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, और जरूरी है कि आपकी जब वोमिटिंग वगैरह हो रही है डायरिया की वजह से या हाइड्रेशन की वजह से, तो आपको उस समय टाइफाइड की वजह से तो आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा। ORS रेगुलर लेते रहें। न्यूट्रिशनल रिच फूड इनटेक करें। सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टिव फूड को भी अडॉप्ट करें। अवॉइड करिए मिर्च मसालों का, बिल्कुल मिर्च मसाले मत खाइए। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लीजिए जिससे कि जल्द से जल्द आराम मिल जाए। और रेस्ट लीजिए, प्रॉपर आराम कीजिए। इसमें डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अगर आपको टाइफाइड है तो टाइफाइड में प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है और वो जल्दी रिकवरी, आपकी हेल्दी रिकवरी करता है, जल्दी से जल्द करता है। आइसोलेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि यदि आपको है तो आप अपने आप को बाकियों से अलग रख लें ताकि आपसे दूसरे को ना हो, संवाहक ना बने और आइसोलेशन में रहें। वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगेन, अगर आपने वैक्सीनेशन सही समय पे करा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मेडिकल मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आप इन सारी चीजों को रोक सकते हैं। इस प्रकार की बीमारियों को रोकने का सबसे प्रमुख बात यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने ईटिंग हैबिट्स को, अपने लाइफ हैबिट्स को बहुत कंट्रोल में रखें। तभी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों को आप दूर रख सकते हैं। इसी के साथ आज इस टॉपिक में बस इतना ही। तो हम आगे जो पढ़ेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, जो सरकार ने कुछ बना रखे हैं पॉलिसीज जिससे कि पोषण को, हमारे अच्छे पोषण को बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे वीडियो भी दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं जिसको आप पढ़कर एग्जाम में आपकी हेल्प हो सकती है, तो आप उसकी मदद से अपनी तैयारी कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।